हमने पिछली वीडियो में काफी कुछ पढ़ा चंगेज खान के बारे में, उसने कैसे एम्पायर एक्सपेंड किया, कैसे उसकी डेथ के बाद एम्पायर चल रहा था। तो अब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसके सोशल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो मंगोल्स की आर्मी थी ना, उन्हें क्या हथियार, बंदूकें कह रहा हूँ, हथियार, ये सब तीर बाण तलवारें चलाना आता था। घोड़ों पे बैठ के वो लड़ सकती थी, इतनी बढ़िया उसकी आर्मी हुआ करती थी। फिर जब हम आगे बात करते हैं, इन मंगोल्स ने सबसे इंपॉर्टेंट, जो गेंगिस खान ने सबसे इंपॉर्टेंट क्या किया था, जो छोटे छोटे ट्राइब्स थे उन्हें ना एक कलेक्टिवली लेके आया था और अपने ट्राइब के अंदर, अपने जो एम्पायर है उसके अंदर उन्हें मर्ज कर दिया गया था। तुम कहोगे छोटे जो एम्पायर, ये बड़े एम्पायर के अंदर क्यों मर्ज होंगे? मान लो छोटा सा एम्पायर है, यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे एम्पायर है और ये रहा चेंगिस खान का एम्पायर इतना बड़ा। अब अगर ये एम्पायर को खतरा, मान लो ये ए एम्पायर है, इसे अगर खतरा होगा इन तीन एम्पायर से, तो ये क्या करेगा? ये इस एम्पायर में मर्ज होने की कोशिश करेगा। अब मर्ज होने से फायदा क्या है कि इस ए एम्पायर जब इसके अंदर आ गया, ठीक है, ए एम्पायर जब इसके अंदर आ गया तो इसे मंगोल्स क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ये जगह इसकी मंगोल्स के कंट्रोल में रहेगी। तो जो ये ए ट्राइब है, इसे भी अपनी सिक्योरिटी देखनी होती थी। इस वजह से वो क्या करता, जो मंगोल्स के जो ट्राइब्स थे उनमें मर्ज होने शुरू हो जाते थे। यही चीज हम देखते हैं कि जो छोटी छोटी जो ट्राइब्स थी वो धीरे धीरे करके एक यूनिफाइड बॉडी बनती जा रही थी। यूनिफाइड मतलब एकजुट बॉडी, ठीक है, एक कलेक्टिवली बनती जा रही थी जो मंगोल्स के अंडर आता है। जब हम उसके आर्मी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो उनका आर्मी स्ट्रक्चर था वो हेट्रोजीनियस था। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग ट्राइब के। अब मैंने जैसे बताया था कि ये 4-5 अलग ट्राइब है, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, तो ये 4 अलग ट्राइब है, तो 4 अलग टाइप के लोग आएंगे। अब 4 अलग टाइप के लोग आके अगर एक जगह पे रह रहे तो एक अलग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो इसी को हमने हेट्रोजीनियस कहा गया है। होमो मतलब एक साथ। अब इन ग्रुप्स में कौन कौन थे? तुर्किस थे, उइगुर्स थे, कैरियट्स थे, ये सारे क्या थे? अलग अलग जो ट्राइब्स थे आके एक साथ मिल रहे थे। फिर हम देखते हैं जो चेंगिस खान है, उनने अपनी आर्मी को 10, 100, thousands और 10,000 सोल्जर्स में डिवाइड कर रखा था। अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से, मतलब डेसिमल्स यूनिट्स में डिवाइड कर रखा था, ठीक है। अब जो पुराना सिस्टम था ना, चेंगिस खान ने कहा इस पुराने, ये तो नया सिस्टम था चेंगिस खान का, उसने कहा हम पुराने सिस्टम को तोड़ने की कोशिश की थी। देखो यहाँ लिखा चेंगिस खान स्टॉप दिस प्रैक्टिस। कौन से ट्राइबल? अब पुराने सिस्टम में क्या था कि मान लो ये ए ग्रुप है, इसने कहा हमारे अंडर जो आर्मी होगी, मान लो 100 की आर्मी है, तो इसमें सारे के सारे ए ट्राइब वाले ही रहेंगे। और ये बी ट्राइब वाले हैं, तो इसने कहा कि हमारी अगर 100 की आर्मी, तो इसमें सारे के सारे बी ट्राइब वाले ही रहेंगे, कोई ए ट्राइब वाला आके इसमें नहीं आ सकता। और ये कलेक्टिवली एक मंगोल्स के अंदर में है ना, बट मंगोलियन ने कहा ये सिस्टम नहीं चलेगा। अब ए जो ट्राइब है इसके अंदर बी वाले भी आ सकते हैं, और बी वाला जो ट्राइब है उसके अंदर ए वाले भी आ सकते हैं। अब इससे क्या फायदा है? पहले अगर पुराना वाला सिस्टम हम देखें, पुराने वाले सिस्टम में क्या होता था, अगर ए वाला बंदा है वही सारे बंदे अपने ही ट्राइब के ले रहे, तो एक टाइम आ सकता था जिसकी वजह से ए वाला मंगोल के खिलाफ रिवोल्ट कर सकता था, क्योंकि उन्हें क्या मिल गई? सुविधाएं मिल गई है, उन्हें और सारी चीजें मिल गई जो मंगोल्स उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बी वाले ऐसी ए पे रिवोल्ट कर सकते थे, ये आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होकर मंगोल एम्पायर खराब हो सकता था। तो इसी वजह से मंगोल्स ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो जिस जगह पे जो ट्राइब रही है उसके वहीं सोल्जर्स होंगे, हम कहीं और से भी सोल्जर्स लाके उन ट्राइब्स की आर्मी में इंड्यूस, मतलब एक टाइप से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो भी बंदा इससे मानने से मना कर दे, या कोई भी इंडिविजुअल जो अपनी ट्राइब छोड़ के, जो अपनी मिलिट्री ग्रुप छोड़ के दूसरी मिलिट्री ग्रुप में ज्वाइन करना चाहेगा बिना परमिशन के, उसे हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। या कोई भी ट्राइब अपने मंगोल के खिलाफ एक टाइप से रिवोल्ट करता है, उसे हार्ड पनिशमेंट दी जाएगी। और हार्ड पनिशमेंट हमने पढ़ रखा है पिछली वीडियोस में कि क्या होती थी। मंगोल्स पूरे पूरे जगह को, पूरी कम्युनिटी को तबाह कर देता था, उतनी हार्श पनिशमेंट हुआ करती। यहाँ पे जब हम और आगे चलते हैं, जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स थी वो कितनी थी? 10,000 सोल्जर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? तुमान कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ आ गई है? फिर हम देखते हैं जो नए नए हिस्से आ रहे थे, अब मंगोल्स इतना एक्सपेंड हो रहा था, नई नई आर्मी, मतलब नई नई आर्मी में लोग इंट्रोड्यूस हो रहे थे, नए नए इलाके इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो मंगोल्स क्या कर रहा था, इन जो आर्मी को जो डिवाइड कर रहा था, उन्हें रूल कौन करे थे? उन्हें उसके चारों बेटे रूल करे थे। और आर्मी का एक कैप्टन हुआ करता था जिसे हम क्या कहते हैं? नयान्स। अब जैसे ये पूरी कंप्लीट आर्मी है, इसके 4 हिस्से हो गए, ठीक है। एक जो
हिस्सा है, हर एक हिस्सा एक एक जो चेंगिस खान का बेटा है वो लेते हुए जा रहा था। मतलब मान लो और इन आर्मी का एक कैप्टन होगा जिसका नाम क्या था, नोयांस। नोयांस, यहां तक बात समझ आ गई। बेटों की बात की गई है तो हम थोड़ा ये वाला आगे देख लेते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था बट इस वीडियो में भी कराता हूँ। ये चेंगिस खान है, उसका बेटा कौन है, जोची, ए लिख लेते हैं। फिर कौन सा है, चगताई, बी हो गया। फिर उडगी, सी हो गया। और ये चौथा तोलई। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। ये इसके चार बेटे जो चार मिलिट्री कमांड्स को अपने कंट्रोल कर रहे थे। फिर चेंगिस खान में ना कुछ एक चीज देखी, चेंगिस खान के जो बुरे टाइम पे जिन लोगों ने मदद की, बैंड्स ऑफ फॉलोअर, जिनने उसे ग्रेव एडवर्सिटी मतलब बहुत बुरे टाइम में मदद की थी, उन्हें भी चेंगिस खान ने एक अच्छी खासी पोस्ट दे रखी थी। और चेंगिस खान उन्हें क्या कहता, ब्लड ब्रदर्स, जिन्हें हम कहते हैं अंडा, मतलब एक भाईचारा वाला, कि यार देखो अगर किसी ने तुम्हें बुरे टाइम पे मदद की है तो एक तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उन्हें अच्छे टाइम पे उनकी हेल्प करो। तो यही चीज है कि चेंगिस खान के बुरे टाइम पे जब उनके बैंड ऑफ फॉलोअर्स से मदद की तो अच्छा जब टाइम आया तो चेंगिस खान ने उन्हें अच्छी खासी पोस्ट, अच्छा खासा उन्हें ट्रीट किया था। और चेंगिस खान के कुछ भरोसेमंद लोग जिन्हें उसे फ्रीमैन, जिन्हें चेंगिस खान बॉन्ड्समैन कहता है या नौकर कहता, उन्हें भी अच्छी खासी एक, उनके लिए भी अच्छी खासी रिस्पेक्ट थी या फिर उन्हें भी अच्छी खासी एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता। तो इस वाले पैराग्राफ में हमने ये देखा कि जो चेंगिस खान है ना, वो जिन लोगों ने उसे बुरे टाइम में मदद किया और जो उसके भरोसेमंद आदमी थे उन्हें भी वो जगह दे रहा था अपने एम्पायर में। उनका भी एक रोल था एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। फिर जब थोड़ा सा और आगे आते हैं, हम ये देखते हैं इस नई हायरार्की में ना, जो नई हायरार्की जैसे नई नई जगह थी, नई नई हायरार्की इंट्रोड्यूस होती, तो चेंगिस खान जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी वो किसे देना चाहेगा, वो अपने चार बेटों को देना चाहेगा। ये बात तो सही है। यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया उलूज। उलूज का मतलब ये है कि जैसे जो इलाका कभी भी फिक्स ना हो। ठीक है, अब ये जो बेटे हैं उनका कुछ हिस्सा है, अब मान लो एक्सपैंड हो गया, कुछ इसने कुछ एक्सपैंड हो गया, इसने सी वाले ने कुछ एक्सपैंड किया, डी वाले ने कुछ एक्सपैंड किया, तो ये जो हिस्से जो फिक्स जो चेंगिस खान ने दिया है वो इससे ज्यादा बड़ा भी हो सकता था, कम भी हो सकता, कोई और मंगोल्स पे अटैक करके हिस्सा ले जाए या मंगोल्स किसी और पे अटैक करके ले जाए। तो इन्हीं चीजों को बोला गया जो एरिया फिक्स ना हो, उसे हमने उलूस का डिफाइन किया गया है। जब हम बात करते हैं चारों बेटों को कितना एम्पायर मिला था, यहाँ पे अगर आप मैप देख रहे हो, आपको ये ग्रे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये किसने, ये जो एम्पायर का हिस्सा था वो किसका था, ये जोची का था। यहाँ पे मैंने ए मार्क कर रखा है। तो जब हम मैप पे आते हैं, ये वाला हिस्सा जो खातेन वाला है ये किसे मिला था, ए को। ए कौन था, जोची था। ठीक है, फिर जब हम आते हैं इस ग्रीन वाले हिस्से पे, ये ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा किसे मिला होगा, यहाँ पे देखो चगादाई को। किसे, चगादाई को। बी मार्क कर रखा है, तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, बी। ठीक है, और फिर ये जो रेड वाला हिस्सा था ये दो हिस्सों में डिवाइड था एक टाइप से, ऊपर वाला किसका होगा और नीचे वाला किसका होगा। जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ओगोदोई का है। ऊपर वाला जो है काराकोरम, नहीं काराकोरम, काकरुम, कुछ ऐसे कर, काराकोरम ही मान लो। ठीक है, तो ये किसका हुआ, सी, जो कि था ओगोदोई, और ये वाला तोलोई का हिस्सा था। तो जब हम बात करते हैं काकाकोरम की, यहाँ पे ये मैंने तुम्हें कैपिटल क्यों बताया, ये हम अभी इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। जो चेंगिस खान था उसने तो अपने टाइम पे एक रैपिड कॉन्क्वेस्ट मतलब बहुत एक्सपेंशन वगैरह किया, बट जब उसके बेटे की बात आई, जो उसका एल्डेस्ट सन था जोची, जिसको हमने अभी पढ़ा, उसे रशियन स्टेपी दी गई थी। ठीक है, अब रशियन स्टेपी कौन सी है, ये वाली, ए वाली, ये वाली, समझ रहे हो, ए वाली हिस्सा कौन सा है, रशियन स्टेपी का दे रखा था। फिर जो हम दूसरे बेटे पे आते हैं, दूसरा बेटा कौन था, चगाताई। चगाताई को क्या मिला था, ट्रांसोनियन स्टेपी एंड लैंड नॉर्थ ऑफ पामीर माउंटेन्स। कौन सा, ये बी वाला, समझ आ गया। बी वाला किसे मिलेगा था, चगाताई को। और फिर यहाँ पे थर्ड उसका जो बेटा है, उसका थर्ड सन का नाम क्या है, ओगोदोई। ओगोदोई जो था ना, उसे गेनिस खान ने कहा था कि ये मेरे बाद क्या बनेगा, ग्रेट खान बनेगा। एक टाइप से लाइक मेरे बाद मेरा जो बेटा होगा उसे ग्रेट खान कहा जाएगा, या वो एक टाइप से इन तीनों भाइयों के ऊपर रूल करेगा, उन्हें मैनेज करने का काम किसका होगा, ओगोदोई का। फिर जो इसका यंगेस्ट सन था, जो कौन था, तोलोई, उसे क्या मिला था, एंसेस्ट्रल लैंड ऑफ मंगोलिया। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। और ओगोदोई क्या करेगा, वुड सक्सेस एंड ऑन एक्सेशन द प्रिंसिपल एस्टैब्लिश द कैपिटल ऑफ काराकोरम। ठीक है, ये काराकोरम जो जगह है
उससे कैपिटल कौन बनाएगा? ओगोदोई बनाएगा। इस वाले पैराग्राफ में कोई डाउट होगा नहीं, अगर होगा तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहां पे भी आके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर जब हम बात करें चेंगिस खान की, उनने क्या किया था, एक मिलिट्री कंटिजेंट उन्होंने बनाया था जिसे हम क्या कहते हैं? तामा। अब ये क्या कहता है, मिलिट्री कंटिजेंट हर एक उनके बेटे के पास था, वो अब उससे जो चाहे अपना मिलिट्री एक्सपैंड, श्रिंक, जो उनकी मर्जी है वो कर सकते थे। और उनने असेंबली, चेंगिस खान ने जाने से पहले एक असेंबली का निर्माण किया था, चीफटेन और कुछ का। अभी क्या होगा, इस पे इसके चारों बेटे आएंगे, या फिर जो भी बड़े बड़े ये इनके चारों बेटे हो गए, ठीक है, ए बी सी डी, और ये जो भी चीफटेन्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं वो सब आएंगे। अब ये सारे के सारे ना मिलके डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कैंपेन करना है, कहाँ अपने जो लूटे हुए सामान को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, पैस्चर लैंड और सक्सेशन को क्या करना है, इन सब का लाइक वो सब कलेक्टिवली डिफाइन करते, मतलब कलेक्टिवली इनका क्या यूज करना है। यहां तक बात समझ आ गई? तो सोचो कितना बढ़िया सिस्टम था। चेंगिस खान ने जाने से पहले, लाइक उनकी डेथ से पहले अपने टाइम पे उन्होंने क्या किया था, रैपिड कुरियर सिस्टम को डेवलप किया था। अब इसमें क्या होता था, मान लो ये उसका मेन सेंटर, ये कैपिटल है, यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर दूर यहाँ के उस मतलब ये पूरा मंगोल का एम्पायर है, मंगोल के कुछ हिस्से में यहाँ पे अटैक सा कुछ हुआ, तो यहाँ से एक बंदा क्या करेगा, एक अपना जो कुरियर वाला बंदा है वो यहाँ तक 10 किलोमीटर है भागते भागते अपने घुड़सवारी पे, फिर यहाँ पे किसी और आदमी को उसने अपनी चिट्ठी पकड़ाई, यहाँ फिर वो 10 किलोमीटर भागेगा, फिर वो 10 किलोमीटर भागेगा, ऐसे करते करते एम्पायर के पास आएगा, फिर एम्पायर उसके ऊपर कार्रवाई करता था। इसे क्या कहते हैं, रैपिड कुरियर सिस्टम। जब ये जो रैपिड कुरियर सिस्टम था ना, इसे एक टैक्स था, क्विकवुड टैक्स। अब ये जो सिस्टम है इसे मैनेज करना पड़ेगा, इस मैनेज करने को ये जो मैनेज करने का टैक्स है वो किससे लिया जाता? उन लोगों से जो वहां पे रह रहे हैं, मंगोल एम्पायर में जो लोग रह रहे हैं उनसे ये टैक्स वसूल किया जाता, जिसका नाम क्या था, कुबचुर टैक्स। ठीक है, क्योंकि अब घोड़े पे आ रहे हैं, उसके घोड़े का खाना पीना, आदमी का रहने का। अब जब ये जो टैक्स था, ये जो कुरियर सिस्टम था, इसे हम क्या कहते हैं, याम कहते हैं। और इसे आगे भी और सही तरीके से और बढ़िया और एफिशिएंट तरीके से इनके बेटों ने क्या किया था, और स्पीडी या फिर रिलायबल बनाया था। ये चीज हम इसमें देखते हैं कि जल्द से जल्द कम्युनिकेशन, जल्दी से जल्दी हमारी आर्मी जो है सिर्फ जल्दी तरीके से उन पे एक्ट कर सके। और जैसे जैसे जगह आगे कर हो रही थी, जैसे जैसे मंगोल्स धीरे करके कॉन्कर करते थे, लोगों के ऊपर अपनी हुकूमत करते जाते, तो एम्पायर तो बड़ा और था, बट जो लोग उसके अंदर रह रहे थे, मंगोल एम्पायर के अंदर रह रहे थे, वो इनसे खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? हम तुमने अगर पिछली वीडियो देखी होगी, इसमें बताया था कि मंगोल जैसे किसी भी इलाके पे गया था, उसने उस इलाके को पूरा तबाह करके उसने क्या किया, सारे लोगों को खड़ा किया था एक लाइन में और कहा था कि अगर तुमने, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है और तुमने बुरा काम किया है, इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर तुमने कोई बुरा काम नहीं किया होता और तुमने मतलब अच्छे अच्छे काम किए थे तो मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। और फिर क्या करता है, सारे लोगों को मरवा देता है, लाइन से सारे लोगों को मरवा देता है। तो ये देखिए कितनी ब्रुटैलिटी थी चेंगिस खान या फिर मंगोलियन एम्पायर में। तो जो लोग थे वो क्या थे, मतलब एक टाइप से उदास रहते इसके एम्पायर के अंदर। क्यों? क्योंकि 13th सेंचुरी की जब हम बात करें, फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, वो कहीं पे भी जाता, वो सारे एग्रीकल्चर फील्ड, जगह को, जमीन को, हर चीज को तबाह कर देता था। अब वहां के जो लोग हैं, अब तो आगे मंगोलियन के अंडर में, बट उनकी लाइवलीहुड, उनका जो खर्चा दैनिक का जो रहते थे, खाते थे पीते थे, जो लाइवलीहुड उनसे छीन गया ना, अब उन्हें वापस वो काम करना पड़ा, ऊपर से टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं इस एम्पायर में। तो इस चीज से लोग भी काफी नुकसान, काफी ज्यादा दुखी हुआ करते थे। यहां तक बात क्लियर? वही चीज बता रखी है, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, एग्जैक्ट फिगर लॉस्ट इन रिपोर्टेड ऑफ द टाइम वर किल्ड। वही चीज मार दिया जाता था उन्हें। और यहाँ पे जैसे कि जो अंडरग्राउंड कैनल्स होते हैं जिससे एग्रीकल्चर फील्ड में पानी पहुंचता, जिसे हम कनाट्स कहते हैं, वो क्या हुआ था, उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जिसकी वजह से अब क्या हुआ, वो पूरा हिस्सा धीरे धीरे मंगोलियन पर पूरा कंप्लीटली डेजर्ट टाइप का और वहां बनता जाता, और वहां पे इकोलॉजिकल डिवास्टेशन होती जा रही थी। ये बात क्लियर है आपको? चलिए, और एक छोटा सा ब्रेक। जानने से पहले या आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें, इससे थोड़ी रीच बढ़ती है तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने अब तक देखा कि कितने एम्पायर कैसे एक्सपैंड करा था, कैसे इतना प्लंडर मचाया गया था, जगह जगह एक टाइप से अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए ना कुछ जगहों को एकदम पूरा खाली कर दिया
दिया जाता, उसे पूरा एकदम डेजर्ट टाइप का क्रिएट कर दिया जाता। बट एक टाइम आएगा जब ये सारी जो लड़ाई है वो खत्म होगी, एक टाइम आएगा जब टेरिटरी डिफाइन हो जाएगी, एक टाइम आएगा जब लोगों को लगेगा कि अब ज्यादा एक्सपैंड कर लिया, अब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पे ध्यान देते हैं। तो यही चीज हुआ था जब जब ये कैंपेन जब सेटल होने लग गए थे, यूरोप चाइना का हिस्सा पूरे तरीके से कवर अप हो गया था, एक लिंक बन गया था कि यूरोप से जो ट्रेड होता चाइना तक का था, चाइना से ट्रेड होकर यूरोप तक जा रहा था। ये सारा किसके अंडर हुआ था? मंगोल के अंडर में ये सारा हमने देखा है। फिर एक नया ट्रूट एमर्ज हुआ था, एक नया जो ट्रेड है, ट्रूट कह रहा हूं मैं, एक नया ट्रेड जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट, ये एमर्ज हुआ था जिसने पूरे मंगोल को यूनाइट करने में मदद की थी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मेरे पेन को, रेड कलर का पेन मैप पे चलता हुआ, ये पूरा हिस्सा, ये क्या था? ये रेड कलर का जो हिस्सा है ना, ये पूरा क्या है? ये सिल्क रूट है। अब देख लो पूरा ये इस रीजन से लेके इस वाले रीजन से, ए रीजन से लेके बी रीजन तक पूरा ट्रेड हो रहा है, पूरा हिस्सा कवर अप होते जा रहा है। कुछ यहाँ पे भी जाएगा, हम यूरोप की साइड जाता हुआ देखेंगे। तो ये पूरा ट्रेड क्या था? ये सिल्क रूट था जो कि किसी मंगोल्स को फायदा देता था उनके एम्पायर को यूनाइट करने में। यहां तक बात समझ आई? दे कंटिन्यूड इनटू नॉर्थ द हार्ट ऑफ न्यू एम्पायर, कम्युनिकेशन ईज वाज वाइटल कोहेसिव। अब इतना बड़ा अगर एम्पायर है, यहाँ पे हर जगह ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे एक बात है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडर्स भी जाया करेंगे। और जब ट्रेडर जा रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी, इन सबका खर्चा, या फिर कोई भी कह लो बाहर से कोई और आके इस रूट पे कब्जा ना कर ले, तो कोई और कब्जा ना कर ले, इसके लिए क्या एक पास बनाया जाता, जिसे पैजा कहते थे पर्शियन में, और गिरेजे कहते थे मंगोलियन भाषा में। ये क्या था? एक रास्ता आपको पास दिया जाता, कहीं पे भी आप अगर स्कूल जा रहे हो आज के टाइम पे, तो आप एक आईडी कार्ड दिखाते हो कि हाँ ये मेरा आईडी कार्ड है, तभी तुम्हें एंट्री मिलती है। वैसे ये पास होता था जो ट्रेडर्स के पास होता था, जिससे ट्रेडर्स को पता चलता था, कि लोगों को पता चलता वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड से कि हाँ ये बंदा वेरीफाइड है। अभी पास लोग कैसे खरीद सकते? एक टैक्स देना पड़ता था उन्हें, जो कि कहते हैं बाज टैक्स, एक टाइप से मेंटेनेंस के लिए हो गया, सिक्योरिटी के लिए हो गया। इनसाइड टैक्स, ये जो टैक्स था इसे बाज टैक्स कहते थे, जिसके बदले उन्हें पास मिला करता था। यहां तक बात क्लियर है? द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन नोमैडिक एंड सेटलमेंट एलिमेंट विद इन द मंगोल एम्पायर द 13th सेंचुरी। अब क्या होता था, मंगोल जहां पे भी जाते थे ना, एक तो तुमने मंगोल्स क्या थे? नोमैड थे। यहाँ नीचे देख लिखवाता हूं मैं तुम्हें, मंगोल जो थे वो क्या थे? नोमैड्स थे, नोमैड्स थे। अब नोमैड्स का काम क्या था? वो यहाँ पे इन्हें ग्रासलैंड दिख रही है, वो यहाँ गए, अपने भेड़ चार खिलाई, फिर अगली जगह चले गए। मतलब उनकी कोई भी सेटल लाइफ नहीं होती थी, वो जगह से जगह चेंज करते रहते थे। अब जहां पे भी ये मंगोल्स के बीच में क्या होता, लड़ाइयां होती थी। जो चाइना में एक डायनेस्टी, चिन डायनेस्टी, जो कि नॉर्थ चाइना में थी, वहां पे मंगोल्स जब जीत गए ना, तो उन्हें क्या किया था, वहां के जितने वो थे पेजेंट्री थे, जो भी फील्ड लैंड्स थे, उन्हें जला दिया गया था। उन्हें क्यों जलाया गया था? जो भी एग्रीकल्चर लैंड था, जो भी पेजेंट्री थे, मंगोल से पहले एक काम किया, उन्होंने कहा कि जितने भी खेती बाड़ी करने वाले सारे किसानों को मार दो। जब किसान मर गए तो उन्होंने कहा यहाँ पे जितने भी गेहूं ये सब उगे हैं ना, ग्रेन जितने भी उगे, उन्हें सबको जला दो और यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासलैंड उगाओ, कि जिससे हम अपने एनिमल्स को ग्रेज करवा सके, एक पेस्चर लैंड टाइप का क्रिएट कर दो। अब आप देख रहे हो जो ग्रेन्स है यहाँ पे, अगर कोई मान लो तुम्हारे घर में आके कोई कह रहा है कि तुम्हें मार दिया, तुम्हारी पूरी जमीन को तबाह करके वहां पे खेती भी नहीं कर रहा, वहां पे घास फूस उगा रहा है कि अब मेरे जानवर यहाँ पे खाएंगे, तो एक टाइप से डेवलपमेंट कहाँ होती हुई दिखेगी मंगोल एम्पायर में। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए जब हम देखते हैं कि 1270 चाइना वाज एनेक्टेड बाय मंगोल डिफीटेड द अस्यूम्ड डायनेस्टी गेम्स, 1270 में 1270 में क्या हुआ था कि जब गेंगिस खान के जो ग्रैंडसन थे, जिसका नाम क्या था, कुइबुल खान, इनने क्या किया, सुंग डायनेस्टी को जब हराया, उनने पेजेंट्स को बचाया। लाइक पेजेंट्स को मारने से बचाने का नहीं, पेजेंट्स को हम मारेंगे नहीं, इन्हें हम जिंदा रखेंगे। और यही चीज जब हम 1290 में देखते हैं, जो मंगोलियन रूलर थे जो ईरान का, जो कि गाजन खान थे। गाजन खान किसके यंगेस्ट बेटे थे? वो तो तोलूफ के यंगेस्ट बेटे थे। उनने अपनी एक टाइप से इस जगह को पेस्चर लैंड में कन्वर्ट होने से बचाया था। तो देख लो कि मंगोल्स को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि पेस्चर लैंड पे वो कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते, उन्हें ग्रेन्स भी चाहिए, उन्हें डेवलपमेंट भी चाहिए अपने एम्पायर को और सॉलिड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और इसीलिए जो गाजन खान थे, गाजन खान ने एक स्पीच भी दी थी, गाजन खान ने एक स्पीच भी दी थी इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अपने जो पेस्ट्रल्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट कर लिए। हाँ, जब हम आगे देखते हैं गाजन खान की जो स्पीच थी,
गाजन खान सबसे पहले वो पहला रूलर था जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे। और फिर उनने स्पीच जो दी थी वो ड्राफ्ट की गई थी, किसने ड्राफ्ट की थी? पर्शियन वजीर ने ड्राफ्ट की थी, जिसका नाम क्या था? राशिदुद्दीन। इनने इस यहाँ पे लिखा था, आई एम नॉट द साइड ऑफ पर्शियन पेजेंट्री। मैं पर्शियन पेजेंट्री के साथ नहीं हूं, बट मैं उनकी लाइफ के साथ हूं कि यार उन्हें फालतू में क्यों मार रहे हैं, हमें ग्रेन चाहिए, हम उन लोगों को मार रहे हैं जो हमारी थाली में अन्न का दाना रख रहे हैं, हम उन लोगों को मार रहे हैं। ये चीज टेबल इसमें बताया रखा है। यहाँ पे कहा गया, इफ देयर इज अ पर्पस ऑफ प्लेगिंग देम एंड नन ऑफ द पावर डू लाई रॉब देम वगैरह टेबल्स फ्यूचर, वही चीज बता रखी है। हम उन लोगों को मार रहे हैं जो हमारे टेबल्स पे खाना रख रहे हैं, हम उनके जानवरों को मार रहे हैं, हम उनकी जो घास लैंड्स है, जो उनके एग्रीकल्चर फील्ड है, उन्हें हम तबाह कर रहे हैं। क्यों? फालतू में हम कर रहे हैं। पर जो लोग हमारे साथ नहीं है, मैं ये नहीं हूं कि मैं कंप्लीटली पिजेंट्री के साथ हूं। जो लोग मंगोल्स के अगेंस्ट है, जो कि मंगोल्स के रेबल्स है, यहाँ पे लिखा है पिजेंट्स हुआ रेबल्स, जो मंगोल्स के रेबल्स है उन्हें मैं चुटकियों में तबाह कर दूंगा, बट जो हमारा साथ दे रहे हैं मैं उन्हें तबाह नहीं करूंगा। उनकी एग्रीकल्चर फील्ड, पेस्चर लैंड कह रहा हूं, उनकी जो भी गाय हैं, बकरियां, इन्हें मैं कुछ नहीं करूंगा। ये चीज किसने बताई थी? गाजन खान ने, जो कि किसका था? तुलुक का यंगेस्ट सन था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे गेंगिस खान या फिर जो मंगोलियन एम्पायर है बड़ा हो रहा था, उसने क्या किया था? जो उनके स्किलफुल बंदे थे उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में ले रहा था। एक अच्छा राजा वही होता है जो सबसे पहले देख ली कौन उसके लिए यूजफुल है, कौन सी चीज उसके लिए यूजफुल नहीं है। तो गेंगिस खान क्या करता? अपने जितने भी यूजफुल जो भी लोग होते थे, जितनी नई एम्पायर, जहां भी उसने अपना हुकूमत लगाई, ये पूरी लैंड है, इस पूरी लैंड में गेंगिस खान ने ये हिस्सा कैप्चर कर लिया, तो इसने यहाँ के लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में लगा दिया यूजफुल के लिए, कि उनका एम्पायर स्टैब्लिश कर पाए। अब इसका एग्जाम्पल हमें कैसे कैसे पता चलता है, ये हम अभी इस आगे पढ़ेंगे। जैसे उसने चाइना का कुछ हिस्सा कवर अप किया, तो चाइना के जो सेक्रेटरी वगैरह थे उन्हें ईरान में डिप्लॉय कर दिया, ईरान के कुछ जो लोगों को चाइना में डिप्लॉय कर दिया जो कि समझदार थे। अब इसका पता हमें टाइम टू टाइम पता चलता है, जब कुछ लोग आएंगे, अभी जैसे यहाँ देखो चाइना मिनिस्टर जो थे ये लू चुत्सई, इनने क्या कहता, ओदगोई को एक बहुत बड़े डिजास्टर से बचाया था। फिर उसके बाद जो वजीर राशिदुद्दीन था, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, उनने गाजन खान की स्पीच देने में मदद की थी कि कैसे हमें पिजेंट्री इन सबको बचाना चाहिए। फिर इनने क्या किया था, जो मिनिस्टर्स थे, जो स्किलफुल आदमी थे, उनने जो मंगोल्स थे उन्हें एक सेटल लाइफ जीने के लिए भी ना बताया कि सेटल लाइफ के कैसे फायदे होते हैं, हमेशा कैसे पेस्चर लैंड ही यूजफुल, पेस्चर लैंड्स के अलावा भी काफी जो लैंड्स है वो यूजफुल हो सकते हैं। ये सब चीजें किसने बताई थी? ये वहां के जो स्किलफुल लोग थे उनने मंगोल्स को बताया था। यहां तक बात क्लियर? और जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर सकता है और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकता है। The pressure of sedentary was great in the new area, Mongol domicile area or origin steppes, nomads in the middle urban, the sense of patriarchy shaded in the brother graduate district and so. अब इसमें एक चीज, इस वाले में ना एक चीज बता रखी है, इसमें ये चीज बता रखी है कि कुछ टाइम तक ना जो चारों भाई थे वो एक साथ तो रह रहे थे, यूनाइटेड दिखा रहे थे कि हम यूनाइटेड है, बट फिर धीरे धीरे करके ना क्या होने लगा था, इन चारों के बीच में डिस्पैरिटीज आती, इन चारों के बीच में अलग अलग कुछ ना कुछ माइंडसेट का कह लो या कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इनने क्या किया, जो इनके उलूस थे अपनी अपनी टेरिटरी को डिवाइड करने लग गए, अपनी अपनी टेरिटरी पे एक डोमिनेंट स्टेटस बनाने लग गए थे। फिर हम देखते हैं कि जो लैंड थे, इन चारों भाइयों ने अपनी एक डायनेस्टी बनाने लग गए। यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा, जो गेंजिस खान के जो डिसेंडेंट्स थे वो ग्रेट खान के लिए एक टाइप से कॉम्पीट करने लगे, कौन इन चारों में से सबसे बढ़िया है। फिर जो तोलुई थी उनने क्या किया, चाइना और ईरान की डायनेस्टी, चाइना और ईरान पे कब्जा कर रखा था, इनने युआन और खादिन डायनेस्टी बनाई। तो लूव ने क्या किया, युआन और खादिन डायनेस्टी बनाई। इनके जो दूसरे जोची, जो इनका दूसरा बेटा था, उनने क्या गोल्डन हॉर्डे और रशियन स्टेपी के ऊपर कब्जा किया। फिर इसके हम आगे देखेंगे जो चगताई थे, इसने किस पे कब्जा किया, ट्रांसोनियन एंड जो आज के टाइम पे तुर्किस्तान है उस पे कब्जा किया। बट अभी धीरे करके क्या होता है, सेटल लाइफ जीने लग गए थे। जो सबसे ज्यादा नोमैडिक लाइफ जिस एम्पायर ने या जिस बेटे ने जीती या जिस बेटे की डिसेंडेंट ने जीती वो थे चौदगाय। इनने क्या किया था, चटगाय ने क्या किया था, जितने भी उनके डिसेंडेंट थे मोस्टली ज्यादातर वो नोमैडिक लाइफ जी थे, बाद में जाके वो भी सेटल लाइफ की तरफ टर्न हुए।
बट जब बात करें कि इन सब में से किसने सबसे ज्यादा सैटेलाइट जीती, वो कौन से थे? वो थे चटगाई। समझ आ गया? फिर हम ये आगे एक चीज देखते हैं कि जो ये सिस्टम था, जो जहां पे चेंगिस खान थे उसके जो बेटे थे आपस में, मान लो चेंगिस खान है, उसके 4 बेटे, 2 3 4, इनके भी कुछ बेटे बेटियां होंगी, इनके भी कुछ बेटे बेटे, धीरे धीरे करके क्या हो, लाइनेज ये बहुत बड़ी होती गई। अब जैसे जैसे लाइनेज बड़ी होती गई, ये पूरा जो एम्पायर है हिस्सों में टूटता चला गया। जब हिस्सों में टूटता चला गया तो कुछ हिस्से जो ज्यादा पावरफुल है वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, तो फिर क्या होगा, पावरफुल एम्पायर उतना पावरफुल दिखता नहीं है। यही चीज इसमें बता रखी है। अब क्या होता, हम जब इसमें देखते हैं, एट एन ऑब्वियस लेवल दिस वाज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन अमंग द कजन एंड द क्लैंस। अब क्या था, कजन्स और क्लैंस के बीच में ही आपस में कंपटीशन हो रहा था। जो तोलेद ब्रांचेस ने सबसे ज्यादा हिस्सा जो था अपने मंगोल एम्पायर का ये कब्जा किया हुआ था। At more sophisticated level, the designated passed among the underlying merit degenerates। ठीक है। अब क्या था, इनके चारों बेटे 1 2 3 4, इनके बीच में क्या लगे थे, अब इनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि किसका एम्पायर ज्यादा बड़ा है, किसका एम्पायर ज्यादा पावरफुल है। तो एक लिटरेट सोर्स जो थी, लिटरेसी जो थी इस टाइम पे डेवलप होनी शुरू हुई थी। ये चारों अपने ही एम्पायर के जो लिटरेट लोग थे, उन्हें कहते हैं अपने एम्पायर के बारे में बहुत लिखो। अब मान लो जो जोची है या तोलेज है या कुछ कोई भी चगताई है, वो अपने एम्पायर के बारे में जब इतना फ्लरिश लिखेंगे तो कुछ पुराना जो सिस्टम था उसके बारे में बुराई होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं अगर अपने बारे में अगर कुछ अच्छा लिखवा रहा हूं तो मैं अपने जो मेरे से जो पहले जो आदमी रहा था, जो मेरे से पहले जो रूल करता था, उसके बारे में बुराई तो होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, तभी तो मैं अपने एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश करेगा, मेरा एम्पायर क्या होगा, बढ़ चढ़ के सामने आएगा। तो यही चीज होने लगी। बट ये चीज भूल गए, इन चारों से पहले कौन रूल करता था? इन चारों से पहले रूल करता था गेंगिस खान। अब जब बुराई होगी तो गेंगिस खान की भी तो बुराई होगी ना। जब हम पर्शियन क्रॉनिकल्स देखते हैं, पर्शियन क्रॉनिकल्स में क्या है, खादिन जो है डायनेस्टी, उसमें क्या पता चला है, कुछ हमें डिस्पैरिटीज पता चले, कुछ हमें अलग सी चीजें, 2 अलग अलग चीजों के बारे में पता चला है, लाइक कॉन्ट्रडिक्टिंग चीजें जो कह सकते हो। एक टाइप पता था जो बुखारा था, बुखारा का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कैसे गेंगिस खान ने वहां पे एकदम ब्रूटैलिटी की तरह से किलिंग की थी। तो बताया कि 400 सोल्जर जो थे वहां पे गार्ड करे थे और गेंगिस खान ने उन्हें मरवाया। कुछ जगह बोला 30,000 सोल्जर थे जिन्हें वो क्या कहता है, तो जो कि बुखारा में मारे गए थे गेंगिस खान द्वारा। तो ये चीज देख रहे हो, कहाँ 400 कहाँ 30,000 सोल्जर्स। तो यही चीज डिस्पैरिटीज, यही एक कॉन्ट्रडिक्शन का सवाल उठ गया था कि क्या सच है क्या झूठ है। बट लिटरेटी जो लोग हैं, जो नए लोग आए हैं, उन्हें तो जो पढ़ाओगे वही पढ़ा जाएगा ना। अगर मैं तुम्हें अभी कुछ गलत पढ़ा दूं, तुम वो पढ़ के चले गए, बट जो पहले के जो लोग हैं उन्हें तो पता होगा ना कि क्या गलत क्या सही है। कुछ किसी और ने सही पढ़ के आया होगा, तुम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तुमने कहा होगा नहीं निखिल सर ने तो ये पढ़ा है, कोई और कहेगा नहीं अर्नव सर ने तो कुछ और पढ़ा है। तो ये जो चीजें ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती थी इस एम्पायर के बीच में। और किंगिस खान की तो बुराई हो ही नहीं थी। अपने एम्पायर को अगर बढ़ाने, जो उनके बेटे थे, अपने एम्पायर को फ्लरिश करने के लिए, अपने एम्पायर को बड़ा दिखाने के चक्कर में अपने ही पिता को बुरा बताया जा रहा था। फिर यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, एक जो रिसर्चर था जिसका नाम था डेविड एलोन, इसने क्या कहते हैं यासा के ऊपर रिसर्च की। यासा क्या था, कोड ऑफ लॉ, जो कि गेंगिस खान का कोड ऑफ लॉ था कि इसमें क्या होगा कैसे होगा, ये सब इस कोड ऑफ लॉ में बताया गया था। ये बना कब था, ये बना था कुरिल्टाई में, जो कि 1206 में, जहां पे पहली असेंबली हुई थी, पहली के मतलब जहां पे असेंबली हुई थी उनके बेटे वगैरह के बीच में, कि कैसे एम्पायर को और बड़ा एस्टेब्लिश किया जाए। अब जो यासा था ये क्या बताता कि कैसे हंट किया जाएगा, कैसे आर्मी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, कैसे पेस्टल सिस्टम को मैनेज किया जाएगा। जब मिडिल 13th सेंचुरी में ना जो मंगोल थे उनने यासा को यूज करना शुरू किया था, और ये क्या देता है, एक सेंस ऑफ लीगल कोड देता था, किसका, गेंगिस खान का, कि ये कोड है, इसी को हमें सबको फॉलो करना चाहिए। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं, जो चेंजेस इन द मीनिंग ऑफ टर्म, इट वाज लुक at the same time development that occurred in the same time by the middle of the 13th Mongols emerged as unified people just created the largest empire। अब पहले तो ये पूरा यूनिफाइड एम्पायर था, जो मंगोल से अच्छे खासे हर जगह से, वेस्ट से लड़ रहे हैं, साउथ से लड़ रहे हैं, नॉर्थ से लड़ रहे हैं, ईस्ट में तो सी है,
तो सबको एक्सपैंड करते करते एक बड़ा यूनिफाइड सिस्टम बनाया जा रहा है, लोग एक यूनिफाइड सिस्टम की तरफ रह रहे थे। बट जैसे जैसे इनके बेटे आए थे क्या होता था, वो यूनिफाइड सिस्टम हमें टूटता हुआ दिख रहा था। Although मंगोल dominated the region politically, they were numerous men। अब मंगोल जैसे मान लो पूरे इलाके में तो मंगोल्स बराबर के होंगे नहीं, मान लो मंगोल्स ने ये वाला हिस्सा जो है कैप्चर किया, ये ए हिस्सा, ये एम लिख देता हूं, मंगोल्स का हिस्सा है, ये ए है, कौन सा, ये हिस्सा है, मंगोल्स ने कैप्चर किया। अब यहाँ पे मंगोल्स तो माइनॉरिटीज में होंगे, यहाँ लिखा हुआ, एक मिनट इरेज कर दूंगा इधर, हाँ ठीक है, मंगोल्स क्या होंगे, कुछ जगह पे माइनॉरिटीज में भी होंगे। जब कुछ जगह पे माइनॉरिटीज में फिर भी उस इलाके को कैप्चर करे, काबिले तारीफ की बात है। उन्हें वहां के लोगों की आइडेंटिटी, वहां की जो उनकी गरिमा कह सकते हैं, डिग्निटी थी, उन्हें भी मेंटेन रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी कुछ अलग विशेष है, आप अपने तरीके से रहो, हम अपने तरीके से रहेंगे, एक दूसरे हार्मनी में रहेंगे, हमें कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी तकलीफ सुनेंगे, आप हमारी तकलीफ सुनो। ये जो सिस्टम था ना, ये मंगोल में धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा था। जो यासा, जो कि मैंने बताया था कोड ऑफ लॉ, जो मंगोल ट्राइब्स के थे, ये भी हर जगह पे फॉलो हो रहे थे। वहां पे जो भी लोग थे, वहां के गेंगिस खान के चारों बेटे जो थे, वो क्या कर रहे थे, इस लॉ को फॉलो कर रहे थे। जो लॉ गिवर थे, जैसे मोसेई, सोलोमन, लॉ गिवर्स कौन, जो लॉ को मेंटेन करे, वो क्या करते, whose authoritative code could be imposed on the subject। अब वहां के लोग, अब इतना बड़ा एम्पायर है तो वहां पे लॉ मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए भी तो लोग चाहिए ना। तो यही चीज हम आगे देखने को मिलता है कि वहां पे लॉ भी मेंटेन होता, उनके बेटे अच्छे से लॉ को मेंटेन भी कर रहे थे, लोग हार्मनी के साथ रहे थे, और मंगोल्स दूसरी जगहों पे भी लाइक दूसरे लोगों को भी उनकी लाइफ जीने का मौका दे रहे थे। तो इसके आगे जैसे पूरा हमने अभी यासा के बारे में पढ़ा, जो लॉ गिवर्स है। अब अगली वीडियो में ना हम पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट खत्म कर देंगे कि यासा क्या है, उसके बाद कंक्लूजन, सिचुएशन, ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।